धर्मेंद्र एजुकेशनल ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित हुए हैं। इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को समावेशित किया गया है। ऐसे प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था। यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था। गेस्पर कोरिया, अल्बुकबेक, जमोरिन, डान अल्मेडा। वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत जमोरिन ने किया था, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किसने किया था? जमोरिन ने किया था। और उस समय जमोरिन जो है वो कालीकट का शासक था। कालीकट का शासक था। अब प्रश्न बनता है कि वास्को डिगामा भारत कब आया था। तो वास्को डिगामा भारत 17 मई 1498 को आया था। कब आया था? 17 मई सन 1498 को भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। लुई 13वां, लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण लुई 14वां के शासनकाल में हुआ था, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। लुई 14वां का एक मंत्री था काल्बर्ट, जिसका नाम था, क्या नाम था? काल्बर्ट नाम था। लुई 14वां का मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया विष्णु परशुराम पंडित ने, DM मालाबारी ने, गोपाल हरि देशमुख ने या दादा भाई नौरोजी ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही है, गोपाल हरि देशमुख। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के अभियान का नेतृत्व किसने किया था? गोपाल हरि देशमुख ने। गोपाल हरि देशमुख ने विधवा पुनर्विवाह एवं स्त्री शिक्षा दोनों पर विशेष बल दिया था। स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह दोनों पर विशेष बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक थे BD सावरकर, RC मजूमदार, SN सेन, SB चौधरी। यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही है, BD सावरकर। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन हैं? BD सावरकर थे। सावरकर ने इस पुस्तक में 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की इस क्रांति को उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया था। क्या बताया था? कि जो 1857 में क्रांति हुई थी वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दिया गया है, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे। फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे चार्ल्स वुड, मैकाले, JS मिल, कॉर्नवालिस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? मैकाले थे। भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिंग ने अपनी काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया था। मैकाले कौन था? शिक्षा समिति का प्रमुख था। और मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? लॉर्ड कर्जन, विसेंट स्मिथ, वैलेंटाइन सिरोल और हेनरी कॉटन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही आंसर होगा, वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा था? अशांति का जनक कहा था। और तिलक सिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाने के उद्देश्य से इंग्लैंड गए थे।
यद्यपि तिलक यह मुकदमा हार गए, किंतु इसका जनमानस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? 28 महीने, 29 महीने, 30 महीने, 31 महीने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आंसर सही होगा, 28 महीने। कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? 28 महीने। यहाँ 6 प्रांतों में सर्वप्रथम जब चुनाव मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ तो 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया। 2 पश्चिमोत्तर और असम 2 प्रांतों में बाद में मंत्रिमंडल का गठन कांग्रेस ने किया था। तो कुल मिलाकर के 8 प्रांतों में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8 नंबर दिया गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद से किसने इस्तीफा दिया? यहाँ पर बताना है कि वायसराय की जो कार्यकारी परिषद था किसने जो है उस सदस्यता के लिए अपने समाप्त करने के लिए इस्तीफा दे दिया? महात्मा गांधी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, शंकरन नायर ने और जमना लाल बजाज ने। तो इस्तीफा शंकरन नायर ने दिया था, अर्थात ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अब प्रश्न बनता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। शंकरन नायर ने कार्यकारी पद से इस्तीफा दिया था और रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई सर की उपाधि, नाइट या सर की उपाधि को इन्होंने वापस कर दिया, लौटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दिया गया है बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे क्या है? यहाँ पर बताना है कि वर्ष क्या है। 1942 है, 43 है, 44 है, 45 है। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे। यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, 1943। 1943 में ब्रिटिश शासनकाल में बंगाल में पड़े दुर्भिक्ष के चलते तत्कालीन 60.3 मिलियन की बंगाल की जनसंख्या में लगभग आधी जनसंख्या विभिन्न प्रकार की बीमारियों और अन्न प्राप्ति के अभाव के कारण काल कवलित हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 10 नंबर दिया गया है किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सर जॉन साइमन और लॉर्ड इरविन। तो यहाँ पर लॉर्ड इरविन ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का सही होगा। लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। अब प्रश्न बनता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था और इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। साइमन कमीशन को क्या कहते हैं? श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दिया गया है निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु 1929 में बम फेंका था केंद्रीय विधानसभा में? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त। कोड दिया गया है 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, 1 और 4। तो यहाँ पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था, अर्थात पहला और चौथा। यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पहला और चौथा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? जौनसार पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ। यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नीलगिरी पहाड़ियाँ। टोडा जनजाति का मूल निवास नीलगिरी पहाड़ियाँ था।
यह जनजाति दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? 5, 6, 4, 7। तो भारत को 4 भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया था। पहले 5 भूकंपीय जोखिम अंचल था, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से 5 थे, लेकिन बाद में एक को समाप्त कर दिया गया। कितने बचे? 4 बचे। तो भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया? 4 भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित युगों में कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से, युगों में से नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नांगल बांध, सतलज नदी, सरदार सरोवर परियोजना, नर्मदा नदी, नागार्जुन सागर, गोदावरी नदी, हीराकुंड बांध, महानदी। तो नांगल बांध तो सतलज नदी पर है, ये हमारा सही है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, ये भी हमारा सही है। जबकि नागार्जुन सागर जो है वो गोदावरी नदी पर ना होकर के किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर जो है वो कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही होगा। हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर है। तो यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सी सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि नागार्जुन सागर बांध गोदावरी नदी पर नहीं बल्कि कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। लिपुलेख उत्तराखंड, नाथुला प्रदेश, रोहतांग हिमाचल प्रदेश और पालघाट केरल। तो यहाँ पर लिपुलेख जो है वो हमारा उत्तराखंड में है। लिपुलेख कहाँ है? उत्तराखंड में है, ये सही है। रोहतांग हमारा हिमाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। पालघाट हमारा केरल में है, ये भी सही है। जबकि नाथुला यहाँ अरुणाचल प्रदेश दिया गया है। नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि कहाँ है? सिक्किम में है। कहाँ पे है नाथुला? नाथुला सिक्किम में है, इसलिए यहाँ पर यह सुमेलित नहीं है, बी वाला यही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 16 नंबर दिया गया है, भारत सरकार ने निम्नलिखित एल्युमिनियम कंपनियों में से किसको नवरत्न स्टेटस प्रदान किया है? यहाँ पर बताना है किसको नवरत्न स्टेटस प्रदान किया है। नाल्को को, बाल्को को, हिंडाल्को को या माल्को को। तो यहाँ पर नाल्को को एल्युमिनियम कंपनियों में नवरत्न स्टेटस प्रदान किया है। भारत सरकार ने नाल्को को क्या प्रदान किया है? नवरत्न स्टेटस प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 17 नंबर, कैलिफोर्निया के निम्नलिखित नगरों में कौन सा सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है? यहाँ पर बताना है कौन सा सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है। कैंपबेल रोसा, पालो आल्टो, संता रोसा, संता क्लारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का करेक्ट आंसर है, संता रोसा। कैलिफोर्निया के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है? संता रोसा। संता रोसा संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के सोनोमी काउंटी के अंतर्गत एक काउंटी सीट है, ना कि सिलिकॉन घाटी। ये सिलिकॉन घाटी ना होकर के क्या है? एक काउंटी सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? कौन सा शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? सवाना, पंपाज, बेल्ट और डाउन्स। यहाँ पर क्या होना चाहिए? डांस ना होकर के डाउन्स होना चाहिए। तो सवाना यहाँ पर जो दिया गया है ये शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणिक तेल भंडार स्थित है वेनेजुएला में, सऊदी अरब में, ईरान में या इराक में? यहाँ पर बताना है विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणिक तेल भंडार कहाँ पर स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणिक तेल भंडार वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वेनेजुएला में स्थित है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस द्वारा प्रकाशित
इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2012 के अनुसार कच्चा तेल के प्रमाणित संचित भंडार सर्वाधिक वेनेजुएला में कितना? 46.3 बिलियन टन वेनेजुएला में है। सऊदी अरब में 36.5 है बिलियन टन, और ईरान में 20.8 बिलियन टन, और इराक में 19.3 बिलियन टन तेल के भंडार हैं। तो सबसे ज़्यादा 46.3 कहाँ पे हैं? वेनेजुएला में हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 20 नंबर दिया गया है। विश्व की सबसे लंबी शैल सुरंग अवस्थित है। विश्व की सबसे लंबी शैल सुरंग अवस्थित है फिनलैंड में, ग्रीनलैंड में, जापान में, स्वीडन में। तो विश्व की सबसे लंबी शैल सुरंग जो है वो फिनलैंड में स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 21, निम्नलिखित देशांतर में कौन सी भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? प्रमाणिक मध्याह्न रेखा 87 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 50 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 84 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। यहाँ पर बताना है कि कौन सी भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है। तो यहाँ पर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी जो है वो भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है, जो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है। कहाँ से होकर के गुजरती है? मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? के एम मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। यहाँ पर बताना है कौन सा सही नहीं है। तो इसमें 3 सही होगा, 1 ही गलत होगा। के एम मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 के एम मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के सदस्य थे, ये सही है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, एकदम सही है। बलवंत राय मेहता रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति हुई, ये भी सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का गलत है। तो कह रहा है कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक घोषित किया गया है, न कि राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति नहीं बल्कि संसद जो है वो क्या है? मूल अधिकारों का संरक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 23 दिया गया है, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। कितने समय के लिए बंदी बनाया जा सकता है? 1 माह के लिए, 3 माह के लिए, 6 माह के लिए, 9 माह के लिए। यहाँ पूछ रहा है कि एक व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए उसे कितने समय तक बंदी बनाया जा सकता है? 1 माह के लिए, 3 माह के लिए, 6 माह के लिए या 9 माह के लिए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 3 माह के लिए। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम अनुच्छेद 2235 अनुच्छेद 2235 के अंतर्गत एक व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए हुए अधिकतम 3 माह के लिए उसे बंदी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 24, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? मादक पेयों के उपभोग का निषेध करना, गायों और बछड़ों के वध का निषेध करना, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, 16 वर्ष आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा नीति नहीं है? मादक पेयों का उपयोग का निषेध करना ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। गायों और बछड़ों के वध का निषेध करना ये भी सही है। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन ये भी सही है। जबकि 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। यह नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ना आकर के ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, न कि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। और इसका प्रावधान अनुच्छेद 24A में वर्णित है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 24A में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 25 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार
और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जो संपत्ति का अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार नहीं है, ये मौलिक अधिकार ना होकर के ये कानूनी अधिकार के रूप में इसको 300 अनुच्छेद 300A में रखा गया है। पहले संपत्ति के अधिकार में था, लेकिन इस बाद में इसको 44वें संविधान संशोधन में हटा करके संशोधन में हटा करके इसे कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300A के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 26 दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है, यहाँ सकता लिखा हुआ है, सौंपता है। अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे देता है? वो प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष को या गृह मंत्री को। तो संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो है वो राष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27। सिक्किम निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा एक राज्य बना? यहाँ पर बताना है कि सिक्किम राज्य जो है किस संविधान संशोधन द्वारा एक नया राज्य बना। 33वें, 34वें, 35वें या 36वें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है। 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम जो है एक नया राज्य बना है। यहाँ पर संविधान के 35वें संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 35वें संविधान संशोधन में इसको सह राज्य का दर्जा दे दिया गया था, लेकिन 36वें संविधान संशोधन जो कि 1975 में हुआ था, 36वां संविधान संशोधन जो कि 1975 में हुआ था, इसके द्वारा सिक्किम को भारत संघ के 22वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। सिक्किम कौन सा राज्य था? 22वां राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया है? 76वें, 77वें, 78वें, 79वें। यहाँ पर बताना है किसके अंतर्गत किया गया है। तो ये 79वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको किया गया है। और 19वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1999 में हुआ था। 79वां संविधान संशोधन 1999 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा आंग्ल भारतीयों के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसी सिद्धांत का प्रतिपादन इसी मुकदमे के अंतर्गत किया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 में उच्चतम न्यायालय की 13 सदस्यीय खंडपीठ ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 30 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? कौन 73वें संशोधन में सम्मिलित है? जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत। इसमें बताना केवल 1 और 2, केवल 1, 2, 3, केवल 2, 3, 4 या सभी चारों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पर बी में केवल 1, 2, 3, 1, 2, 3 होना चाहिए, 5 भी लिखा हुआ है, गलत है। केवल 1, 2, 3। तो यहाँ जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 31 दिया गया है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9, भाग 10, भाग 11 या भाग 12। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा, भाग 9।
3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना किसके अंतर्गत की गई है? भाग 9 के अंतर्गत की गई है। संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेदों, कहाँ से कहाँ तक? 243 से 243 अड़ा तक। 9 में 16 नए अनुच्छेदों 243 से 243 अड़ा को जोड़कर तथा 11वीं अनुसूची जोड़कर इन सब में पंचायत से संबंधित समस्त संवैधानिक प्रावधान रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं देता है? कौन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं देता है? पशुपालन, कुटीर उद्योग, निजी धन उधार देने का प्रचलन या अच्छे उपकरणों की उपलब्धता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है, निजी धन उधार देने का प्रचलन, ये अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं देता है, जबकि पशुपालन, कुटीर उद्योग और अच्छे उपकरणों की उपलब्धता का अर्थव्यवस्था में अधिकांशतः अंशदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 33, निम्नलिखित में से किस संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है? किस आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है? दत्त समिति, लकड़ावाला समिति, चलैया समिति या चक्रवर्ती समिति। तो यहाँ बताना है किसके आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लकड़ावाला समिति। लकड़ावाला समिति के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। 1989 में योजना आयोग ने देश में निर्धनता की माप के लिए प्रोफेसर डी.टी. लकड़वाला की अध्यक्षता में एक विशेष दल का गठन किया और 1993 में लकड़वाला ने किस सन में 1993 में लकड़वाला ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसमें 9वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धनता की माप के लिए स्वीकार किया गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना में इसे निर्धनता के लिए स्वीकार किया गया था, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का करेक्ट होगा। 34 हम लोग देखेंगे, भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है इस आधार पर। किस आधार पर गरीबी का स्तर कायम किया जाता है? विभिन्न प्रदेशों में प्रति व्यक्ति आय से, औसत घरेलू आय से, घरेलू उपभोक्ता के व्यय द्वारा या देश की मलिन आबादी द्वारा। यहाँ पर बताना है भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है किस आधार पर? तो यहाँ पर घरेलू उपभोक्ता के व्यय द्वारा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही होगा, घरेलू उपभोक्ता के व्यय द्वारा इसी स्तर पर जो है वो भारत में गरीबी कायम की जाती है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, जिसको SSO कहा जाता है, ने गरीबी के आकलन के लिए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को आधार माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 35, किसी देश के आर्थिक वृद्धि का सबसे ऊपर तो पैमाना है, ऊपर सबसे, यहाँ पर लिखा हुआ किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपरयुक्त पैमाना है। ऊपर तो लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? उपरयुक्त पैमाना है। सबसे अच्छा पैमाना कौन सा है यहाँ पर बताना है? सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या प्रति व्यक्ति आय। तो यहाँ पर किसी देश की आर्थिक वृद्धि का जो सबसे उपरयुक्त जो है पैमाना है वो है प्रति व्यक्ति आय। क्या है यहाँ पर? प्रति व्यक्ति आय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 36 दिया गया है, जब कुल उत्पाद स्थिर होता है तो सीमांत उत्पाद क्या होगा? यहाँ पर बताना है कि जब कुल उत्पाद स्थिर होता है तो सीमांत उत्पाद क्या होगा? शून्य होगा, ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा या स्थिर होगा। तो जब कुल उत्पाद स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन क्या होता है? सीमांत उत्पादन शून्य होता है, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। जब कुल उत्पाद स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन शून्य होता है। ऐसी स्थिति में कुल उत्पाद अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37, साख पत्र प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर बताना है साख पत्र किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? एक निर्यातक द्वारा, एक आयातकर्ता द्वारा, सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा या जहाजी कंपनी द्वारा। तो यहाँ पर बताना है साख पत्र प्रस्तुत किया जाता है किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है?
ये बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जहाजी कंपनी द्वारा जो है, नहीं ऑप्शन रॉन्ग, ये बी नंबर ऑप्शन सही है। एक आयातकर्ता द्वारा साख पत्र किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? एक आयातकर्ता द्वारा जो है वो साख प्रस्तुत किया जाता है। साख पत्र आयातकर्ता द्वारा उत्पन्न या प्रस्तुत किया जाता है। इसकी सहायता से आयातकर्ता अपने आपूर्तिकर्ताओं में अच्छे विश्वास का निर्माण और अन्य व्यावसायिक संबंध का विकास कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर 38। ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि के लिए कोष उधार देता है उसे क्या कहा जाता है? रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, प्रमुख उधारी दर या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जिस दर पर जो है भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है उस दर को क्या कहा जाता है? रेपो दर कहा जाता है। रेपो एक सुविधा है जिसे आरबीआई व्यापारिक बैंकों को प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत व्यापारिक बैंक अपनी सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर रिजर्व बैंक से अल्पकालीन ऋण प्राप्त करते हैं। तो जो वाणिज्यिक बैंक होता है वो रेपो दर के द्वारा, रेपो दर पर जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा, यहाँ पर बताना है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण प्रस्तुत करता है? यहाँ पर बताना है कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण प्रस्तुत करता है। यहाँ पर दिया गया है डीजल, कोयला, हाइड्रोजन, केरोसिन। तो यहाँ पर बताना है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हाइड्रोजन वो सही होगा। डीजल, कोयला तथा केरोसिन वायु प्रदूषण प्रस्तुत करते हैं। ये डीजल, कोयला और केरोसिन ये सबसे ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषित करते हैं, जबकि हाइड्रोजन जो है वो पर्यावरण प्रदूषित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? यहाँ पर बताना है भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 78 में, 1979 में, 1980 में या 1981 में। तो जो भारत में वन संरक्षण अधिनियम था वो कब पारित किया गया था? सन 1980 में पारित किया गया था। केंद्रीय सरकार ने 1980 में, कब? 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित कर लागू किया, जिसके अनुसार किसी भी वन भूमि को सरकार की अनुमति के बिना कृषि भूमि में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। कोई भी भूमि हो उसे जब तक भारत सरकार से अनुमति नहीं ली जाएगी उसे कृषि भूमि में बदला नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 41। एगमार्क का संबंध है। यहाँ पर बताना है एगमार्क का संबंध है संसाधन से, गुणवत्ता से, पैकेजिंग से या उपर्युक्त में से किसी से नहीं। तो यहाँ पर बताना है कि एगमार्क का संबंध किससे है। तो हम लोग जानते हैं कि एगमार्क का संबंध जो है किससे है? गुणवत्ता से है, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एगमार्क केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक योजना है। कौन इसको प्रायोजित करता है? केंद्र सरकार प्रायोजित करता है, जो कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 के अंतर्गत कृषि और संबद्ध उत्पादों की ग्रेडिंग और मानकीकरण को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 42 नंबर। निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? यहाँ पर बताना है किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। कनाडा में, फिनलैंड में, नॉर्वे में या रूस में। तो यहाँ पर किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम पूछ रहा है, तो सबसे कम वो है कनाडा। कनाडा में जो है जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। कनाडा में जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 34। कनाडा में जो जनसंख्या घनत्व है कितना है? 34 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। और रूस में जो है यहाँ पर ये 84 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। फिनलैंड में जो है वो 159 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। और नॉर्वे में 127 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। इस तरीके से कनाडा में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, यहाँ पर केवल 34
व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? पॉलीग्राफ, पायरोमीटर, गायरोस्कोप या काइमोग्राफ? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। पॉलीग्राफ द्वारा झूठ का पता लगाया जा सकता है। यहाँ पर जो पायरोमीटर है ये उच्च ताप मापने का यंत्र होता है। पॉलीग्राफ द्वारा क्या कहा जाता है? झूठ का पता लगाने का यंत्र है। पायरोमीटर जो है उच्च ताप मापने का यंत्र है। और गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तु की गति करने का पता लगाने का यंत्र है। जब कोई वस्तु घूम रही है तो उसकी गति का पता लगाने के लिए गायरोस्कोप पैमाने का प्रयोग किया जाता है। और जो काइमोग्राफ है, काइमोग्राफ हृदय एवं फेफड़ों की गति का स्पंदन का पता लगाने के लिए काइमोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखेंगे 44। निम्नलिखित में गलत युग्म को इंगित कीजिए। यहाँ पर बताना है कि कौन सा गलत युग्म है। कानपुर में चमड़ा, वाराणसी सीमेंट, मेरठ चीनी, सहारनपुर कागज़। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। यहाँ पर कानपुर में चमड़ा उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है और उसके बाद में सहारनपुर में कागज़ सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है, ये भी सही है। मेरठ में चीनी, ये भी सही है। वाराणसी में सीमेंट, ये हम लोगों का गलत आंसर है। यहाँ पर जो है वाराणसी सीमेंट के लिए प्रसिद्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। दिया गया है दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश है। यहाँ पर बताना है वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश है भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हम लोगों का सही होगा वो क्या सही होगा? डी सही है, श्रीलंका। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश कौन है? श्रीलंका है। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश श्रीलंका है। यहाँ 60 वर्ष से अधिक आयु का प्रतिशत 11.8%। 60 वर्ष से अधिक आयु का प्रतिशत कितना है? 11.8% है। और 80 वर्ष से अधिक आयु का प्रतिशत 1.3% है। तो ये आज की इस वीडियो में हम लोगों का लास्ट प्रश्न था। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे अपलोड होने वाले सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो।